जब सूरज की पहली किरण कंचनजुंगा की चोटी को छूती है तो बर्फ से ढकी ये चोटी किसी नई दुल्हन की तरह शर्मा जाती है और उसका रंग गुलाबी पड़ जाता है। साथ ही जमीन और आसमान के इस हसीन मिलन का नजारा एक जादुई माहौल को जन्म देता है। सूरज की किरणों की हर हरकत कंचनजुंगा का रूप बदल देती है। उसका रंग गुलाबी से लाल, लाल से सुनहरा हो जाता है और जब सूरज अपने पूरे यौवन पर होता है तो कंचनजुंगा की चोटी चांदी की तरह चमकने लगती है। अगर एवरेस्ट भारत का मुकुट है तो कंचनजुंगा सिक्किम का ताज। और इसी की गरिमामयी छाया में सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा आदिवासियों का जीवन आज भी अपनी परंपराओं के अनुसार जारी है। उनकी सादगी और खूबसूरती का रंग पूरे प्रदेश पर दिखाई देता है और इसी लेप्चा प्रदेश की जीवंत राजधानी है गैंगटॉक। पश्चिम बंगाल के शहर न्यू जलपाईगुड़ी से 125 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये सुंदर शहर। इस पूरे पहाड़ी रास्ते पर दिन भर चहल पहल रहती है और तीस्ता नदी सड़क के साथ साथ चलती है। हर कदम पर पहाड़ियों से गिरते झरने दृश्य को और हसीन बना देते हैं। तीस्ता तिब्बत से निकलती है और बांग्लादेश जाकर ब्रह्मपुत्र में समा जाती है, लेकिन तीस्ता सिक्किम को पार करने से पहले मिलती है अपने दोस्त रंगीत से। नीचे गहरी नदी और ऊपर तार पे लटके हुए पुल, ये जोखिम भरे रास्ते ही पहाड़ी के सफर में सनसनी पैदा करते हैं। भारत तिब्बत सीमा पर बसे सिक्किम में 1975 तक राजशाही थी और भूटिया नस्ल के चोग्याल परिवार ने यहाँ लगभग 350 साल राज किया। सिक्किम के असली बाशिंदे थे लेप्चा और भूटिया, जो प्रकृति के पुजारी हुआ करते थे, लेकिन अब सिक्किम में प्रजातंत्र है और नेपाली वहां बहुमत में है। प्रकृति की पूजा पर अब बौद्ध धर्म हावी है। तिब्बत का पड़ोस होने की वजह से बरसों पहले ही बौद्ध धर्म ने यहाँ अपने कदम जमा लिए थे। अब सिक्किम को मॉनेस्ट्री का केंद्र भी कहा जा सकता है। गैंगटॉक की एंचे मॉनेस्ट्री सबसे पुरानी मॉनेस्ट्री मानी जाती है। इसका निर्माण सन 1840 में किया गया था। माना जाता है कि इसे लामा द्रुप्तोप कार्पो का आशीर्वाद प्राप्त था। लामा कार्पो को तंत्र विद्या का माहिर माना जाता था और ये भी कहा जाता था कि उनके पास उड़ने की शक्ति थी। आज भी एंचे मॉनेस्ट्री में लोगों का तांता लगा होता है। यहाँ कम उम्र से ही लामाओं को बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। अब सिक्किम में भारत का प्रभाव भी काफी देखने को मिलता है। गैंगटॉक से 7 किलोमीटर दूर गणेशनॉक पर भी गणेश जी का खूबसूरत मंदिर बना है। पूरे देश के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ से कंचनजुंगा की खूबसूरती को तो निहारा ही जा सकता है। गैंगटॉक के हुस्न के दीदार भी यहीं से होते हैं। इसी तरह गैंगटॉक से 11 किलोमीटर दूर हनुमान टॉक पर हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया है। ये मंदिर भी काफी ऊंचाई पर बनाया गया है और यहाँ भी दर्शन करने वालों की लाइन लगी होती है। हनुमान टॉक से भी गैंगटॉक शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ता है। सिक्किम की खूबसूरती सैलानियों को हर मौसम में आकर्षित करती है। किसी को बारिश पसंद है तो किसी को बलखाते पहाड़ी रास्ते। गैंगटॉक का एमजी रोड हमेशा सैलानियों से भरा रहता है, जो खुशनुमा नजारों का, सुहानी सर्दी और गुदगुदाने वाली हवाओं का
आनंद लेने यहाँ आते हैं। सिक्किम में चाहे आज नेपालियों और बूटियाओं का दबदबा हो, लेकिन सिक्किम के असली वासी हैं आदिवासी लेप्चा जाति के लोग। ज्यादातर लेप्चा लोग सिक्किम के उत्तरी भाग के जांगू इलाकों में रहते हैं। वैसे तो लेप्चा खुद को कंचनजुंगा की औलाद मानते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति की कहानियां काफी दिलचस्प हैं। लोगों का कहना है कि लेप्चा की उत्पत्ति बहुत पहले हुई थी, गोरखों से भी पहले। माना जाता है कि कुछ लेप्चाओं की उत्पत्ति पहाड़ों से हुई थी और कुछ नदियों से पैदा हुए थे। rong tao de ineng la mia tak bo thing sa no zong yu mu ande lo ma aba sakdam ga bam ja sakdam ga na long tu siu la me। प्रकृति ने सबसे पहले पैदा किया पुरुष तुंगलो थिंग और स्त्री निमशु मुन्नु को। वो दोनों जंगल में रहते थे, लेकिन संतान के रूप में उनके यहाँ पशु पैदा होते थे। फिर वो सिक्किम और तिब्बत के बीच यकसुन नदी के पास जाकर रहने लगे। उस पवित्र नदी का पानी पीने के बाद ही उनकी संतान मनुष्य के रूप में पैदा हुई और वही लेप्चा कहलाई। तभी से लेप्चा जांगू में जंगलों से ढके पहाड़ों पर रहते हैं। उनकी जीवन शैली आज भी उनकी परंपराओं के अनुरूप ही है। लकड़ी के एक मंजिला या 2 मंजिला मकान, चौका जिसमें मिट्टी का चूल्हा, सलीके से रखी जलाऊ लकड़ी, अलमारियों में सजे बर्तन और छतों पर लटके हुए मांस के टुकड़े, और हर मकान में ऊपर की तरफ सामान रखने का स्थान। ऊपरी मंजिल पर ही सोने का कमरा और नीचे जानवरों के रहने के लिए झोपड़ियां। हर परिवार के पास बिग यानी गाय, लोंग यानी बैल, सकार यानी बकरी, सुअर, मुर्गियां और बदक, यही लेप्चाओं का भोजन है। इन सब के लिए अलग अलग ली यानी मकान बने होते हैं। लेप्चा गाय का दूध पीते हैं, इसलिए उसका मांस नहीं खाते। हर परिवार मिलजुल कर रहता है। लेप्चा समाज में लड़के लड़की के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद पूजा की जाती है, चाहे बेटा हो या बेटी। खुशी एक तरह से मनाई जाती है। इसी अवसर पर बच्चे के माथे पर टीका लगाया जाता है और लामा उसका भविष्य तय कर देता है। बच्चा किसान बनेगा, पढ़ लिख कर नौकरी करेगा या वह लामा बनेगा। बच्चे की परवरिश तो माँ बाप ही करते हैं, लेकिन पूरा गांव उसके साथ होता है। इसी तरह शादी ब्याह भी पूरा गांव मिलजुल कर करता है। शादी में लड़की का हाथ मांगने का रिवाज है। शादी की बात करने के लिए लड़के के चाचा, मामा, लड़के का दोस्त और खुद लड़का भी जाता है, और साथ में एक बैल, 2 सुअर और ची भी ले जाते हैं। पहले जमाने में लड़के को शादी से पहले ससुराल में 3 साल तक नौकर की तरह रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लेप्चा समाज में आज भी इतना खुलापन है कि अगर लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं और फिर लौट आते हैं तो भी उनकी शादी को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन बच्चे का जन्म हो, शादी हो या मौत, ची जीवन का अहम हिस्सा होती है। दरअसल ची बनती है मिलेट से। हर लेप्चा परिवार में मिलेट की खेती होती है। फसल पकने पर मिलेट को उबाला जाता है, फिर सुखाकर रख लिया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है, गुलाबी रंग के दानों को लकड़ी के बने गिलास में भरा जाता है। ऊपर से पानी डाला जाता है। बस 5 मिनट में ची तैयार हो जाती है। फिर लकड़ी से बने स्ट्रॉ से चुस्कियां ली जाती हैं। ची खत्म होने पर और पानी डाल दिया जाता है। इस तरह लगातार ताजा ची यानी घरेलू वाइन
मिलती रहती है। लेप्चा समाज का सबसे बड़ा त्योहार नामून यानी नववर्ष है। हालांकि अब वहां बौद्ध धर्म के साथ ही भारतीय त्योहार दशहरा, दिवाली, होली और बैसाखी भी पूरे जोश से मनाए जाते हैं, लेकिन नामून की बात ही अलग है। फसल कटने के बाद नामून शुरू होता है और एक सप्ताह तक जीवन पर लेप्चा संस्कृति छाई रहती है। इस मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियां खास तरह के लेप्चा लिबास में होते हैं और इनके लिबास की रंगीनियत उनके संगीत और सुरों से भी झलकती है। लेप्चा जाति के लोग आज भी प्रकृति यानी आग, पानी, आंधी, पहाड़ और गुफाओं की पूजा करते हैं। भूटान की सेना में रह चुके ओंगतुक लेप्चा ने बताया कि कैसे कंचनजुंगा ने राक्षस से लड़ने की शक्ति दी और इस चट्टान की पूजा ने कैसे पूरे लेप्चा समुदाय की रक्षा की। पहला है ये कुसुम कुब्रिंग प्रताम। नाम क्यों रखा गया? ये जो कंचनजंगा है वहाँ का एक राक्षस था। वो राक्षस ने बस वो संसार में आदमी लोग सब खत्म करते आ गया। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ जब सुबह जितना जो धूप आ गया थोड़ा से गरम गरम हो गए, इसीलिए हमारा लेप्चा भाषा में कुसुम बोलता है। वो कुसुम नाम रखा गया उसका कुसुम, और इसका वो राक्षस की ड्यूटी कंचनजंगा ने ये रखा गया है। अब कुसुम कुब्रिंग प्रताम, ये जब वो राक्षस निकल जाएगा तब फिर ये लोग पत्थर वाला क्या है वो आदमी बन जाएगा और उसको दुश्मन करेगा। राक्षस को मारो, ये हमारा पीछे सिपाही आ जाओ। उसका साल में हम लोग 2 बार करता है। एक इधर करता है, अभी आने वाला है दिसंबर जनवरी में आता है। एक इधर करता है, एक उधर करता है। इसके लिए वो एक नीचे वाला वो राक्षस को भागो, उसको भगा जाता है। इनमें उसका मुर्गी भी देता, उसका भूख, उसको क्या करना, उसको मुर्गी भी दे करके उसको भूख अच्छे से देना। लेप्चा के देवताओं की कोई शक्ल सूरत नहीं होती, ये मात्र प्रतीक की तरह होते हैं। अपने संकटों को टालने के लिए ये इन आकृतियों पर सफेद कपड़ा बांध देते हैं। वैसे हर जगह बौद्ध धर्म के ये प्रतीक दिखाई देते हैं। इनका मकसद भी लोगों की बीमारियों और संकटों से रक्षा करना है। इनका भोजन आज भी शिकार और कुक्यो यानी गेहूं और जो यानी चावल पर निर्भर है। लकड़ी के बने तीर कमान और कमर में लटका तकमूक यानी खंजर लेप्चा की शिकारी छवि को दर्शाता है। पहाड़ों की ढलानों पर गेहूं और चावल के खेत होते हैं, लेकिन इनकी कमाई वाली फसल लेंजी यानी बड़ी इलायची की खेती है और ये इलायची उन्हें वरदान में मिली है। एक पुखरी के पास एक पिता और पुत्र रहते थे। वे बेहद गरीब थे। घास और बांस ही उनका भोजन था।
एक दिन पिता ने पुत्र से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम अपने घास और 3 बांसों को संभाल कर रखना, इसी से तुम्हें खुशहाली और संपत्ति मिलेगी। पिता पुखरी में डूबकर मर गया। बेटे ने अपने पिता के कहने पर अमल किया, तभी वरदान में उसे इलायची मिली। इलायची की फसल जितनी कीमती है, उतनी ही संभाल उसकी करनी पड़ती है। बारिश के मौसम से पहले ही खेतों की सफाई की जाती है। फसल पकने के बाद इलायची को काटा जाता है। कटने के बाद गुच्छों से एक एक इलायची को अलग किया जाता है। इसके बाद एक बड़ी सी भट्टी पर लोहे की बारीक जाली पर रखकर इलायची को सुखाया जाता है। यही इलायची न सिर्फ पूरे भारत में उपयोग की जाती है, बल्कि पाकिस्तान, इराक और ईरान तक इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि सरकार ने लेप्चा आदिवासियों की परंपराओं और जीवन शैली की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार की अनुमति के बिना जांगू क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी है। इसी तरह लेप्चाओं के इतिहास और संस्कृति को भी संजो के रखने के लिए संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां लेप्चाओं के पारंपरिक हथियार, वेशभूषाएं, बर्तन और अन्य सामान सजा कर रखा गया है। लेप्चा समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी जनसंख्या औसतन कम होती जा रही है। सन 1894 में सिक्किम की कुल आबादी 30,458 थी। उनमें लेप्चा की संख्या 5,762 थी। यानी लेप्चा की आबादी का औसत था 18.92%। लेकिन 1981 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की कुल जनसंख्या थी 3,16,385, जिनमें लेप्चा की कुल तादाद थी 22,391, यानी औसत घटकर रह गया 7%। हिंदी में स्वर्ण पदक के साथ एमए करने वाली अध्यापिका छुकी लेप्चा इसका कारण कुछ इस तरह बताती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, तो अपनी मर्जी से शादियां करती, तो प्राय जितनी लड़कियां हैं वो दूसरे समुदाय में शादी करके चली जाती, तो जिससे उनका टाइटल वगैरह बदल जाते हैं, और तो इससे भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ की जनसंख्या में कटौती हो रही है। छुकी के अनुसार इस समस्या का हल कोई आसान नहीं है। इसका समाधान वही है, शिक्षा का प्रचार किया जाए अच्छे से। जितना शिक्षा प्रचार होगा उतना ही लोग समझेंगे इस बात को कि कुछ अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सबकी सोच एक ही है, आज़ाद रहो, खूब खुश रहो, अपने में जिंदगी गुजारते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से उठकर वो कुछ ज़्यादा सोचने लग जाएंगे अगर शिक्षा का प्रचार बढ़ा दिया जाए तो। आजकल सभी लोग मतलब प्राय हमारे इसमें भी जाति में भी क्या है, लोग पढ़ लिख ले समझ रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण क्या चीज़ है, और वो जानते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। वो ज़्यादा अपने बच्चे बढ़ाएंगे तो उन लोगों को भी और के साथ प्रतियोगिता करना है, तो उनको शिक्षा दिलानी है, तो इस समस्याओं में वो उलझ के रह जाएंगे। तो इस कारण भी थोड़ी मुश्किल है इसको बचाने में। लेप्चा समाज में बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने का कारण एक तो यहाँ का माहौल है, और कई बच्चे को जैसे माहौल नहीं मिल पाता, वो पढ़ नहीं पाते, और जैसे इन लोगों को अपना घर का काम भी संभालना है, खेतों में काम भी करना है, इलायची के खेतों में जाना है, तो उनका परिवार में भी उनको माहौल नहीं मिलता। जैसे उधर के माता पिता तो अभिभावक, मैदानों के जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम अपने समय पे पढ़ा लिखा करो, लेकिन यहाँ के अभिभावक में थोड़ा अंतर है। वे लोग क्या सोचते हैं, पढ़ लिख के क्या करना है, ज्यादा तो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दो। खास बात यह है कि लेप्चा समाज ने अपनी नई पीढ़ी को, खासकर लड़कियों को भी पढ़ने लिखने और अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता दी हुई है। रस्ते पे नैनवे, जिंदगी बेहाल है, सुरना ताल है, आज साड़ियाँ आ आ आ ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला। सभी ने अपने अपने पसंद पढ़ने की राइट्स, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, ऐसे राइट्स।
लेप्चा समाज को अपने पीछे रह जाने का दुख तो है, लेकिन उन्होंने उज्जवल भविष्य की आशा नहीं छोड़ी है। Ake ta kyum zum bambu Dong cứ prayu sarong Yat cứ trong lăng đi Dong cứ prayu sarong Yat cứ trong lăng đi Achule 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 Mai liang sa mai mơ cướp song sớm rê ho mơ kêu nô mai liang sa mai mơ cướp song sớm rê ho mơ kêu nô đúng đến đi xa sao tôm lưng cứ dám cứ tí xa sao tôm từ đêm xa chính ngô từ đêm mơ leo từ đêm sắc chính ngô từ đêm mơ leo ya lum tên in ye ba không chỉ nơi chú sa cơ vang cả cơ ake ta kyum zum bambu rong cướp cơ sờ rong yết cướp trong lăng đi Nông cướp khơi sờ rong yết cướp trong lăng đi Thức si chiều ca bí tư bốc cơ thang Sờ rong thu ca uốn lên đi Thức si chiều ca bí tư bốc cơ thang Sờ rong thu ca uốn lên đi Đừng yên mi ghi xa Phải nên chia linh bơ Đừng yên mi ghi xa la sơ đâm ca amin nên si lưng đi ore la sơ đâm ca amin nên si lưng đi ya lung tên này nhớ ba không chỉ nơi chiều xa cơn vang ca cơ ake ta kyum zum bambu Rong cướp cây sờ rong yết cướp trong lăng đi Rong cướp cây sờ rong yết cướp trong lăng đi Nơi nhớ ba không chỉ nơi chiều xa cơn vang ca cơ ake ta kyum zum bambu Rong cướp cây sờ rong yết cướp trong lăng đi Dong cướp cây sờ rong yết cướp trong lăng đi